हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत सिंपल एआई एजेंट बनाना सीखेंगे। इट विल बी अ पांडास एजेंट। अगर किसी को पांडास के बारे में नहीं पता, इट इज़ बेसिकली अ पाइथन फ्रेमवर्क जिससे हम यूज़ करते हैं टू क्वेरी CSV फाइल्स। बेसिकली हम उनमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं एंड इवन मैनिपुलेट कर सकते हैं उसे। हम रीड करने के बाद वी कैन यूज़ लाइब्रेरीज टू डिस्प्ले इट इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। वी कैन मेक मशीन लर्निंग मॉडल्स बेस्ड आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब अगेन इसके लिए आपको पांडास आनी ज़रूरी होती थी पहले, बट गिवन कि हम एक एजेंट बनाने वाले हैं, सो नाउ यू डोंट नीड टू नो पांडास। आपको जस्ट एक सिंपल NLP क्वेरी लिखनी आनी चाहिए एंड आई गेस वी कैन ऑल डू दैट, राइट? हमें क्वेश्चन पूछना तो आता है एटलीस्ट। So let's get started. I'll quickly show you a demo of what we will be building today, and after that we'll dive into उसके क्या क्या components हैं and how do we actually build it. Okay, this is Streamlit demo. तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वी हैव सम सिलेक्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, बट चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द डेटाबेस? अब हमें ये, अब मैंने इस पर कुछ कोड नहीं लिखा है, बट अब मेरा एजेंट इसे खुद एनालाइज करेगा एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ दिस साइज ऑफ द डेटा फ्रेम। एंड it has given me the answer that it has 891 rows and 12 columns. अब हम इसे एग्जैक्टली चेक कैसे करेंगे, हाउ डू वी इवन नो कि ये सही है भी या नहीं, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। बट लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली डू वी गेट स्टार्टेड ऑन बिल्डिंग दिस फर्स्ट। ओके, इनिशियली क्या होता था एंड अब क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। वी यूज टू हैव अ यूज़र और हमारे पास एक डेटा फ्रेम भी होता था। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए हमने टाइटैनिक का डेटा सेट लिया है, जो कि काफ़ी फेमस है फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। बट किसी भी डेटा फ्रेम पे काम कर सकते हैं, इट डज़ नॉट रियली मैटर यहाँ पर। तो ट्रेडिशनली व्हाट वी यूज टू डू इज़ कि आपके पास कुछ किसी तरीके का डेटा फ्रेम होता था एंड फिर आप अलग अलग लैंग्वेजेस या लाइब्रेरीज को यूज़ करके उससे क्वेरी करते थे। लाइक यू यूज टू हैव पांडास, यू हैव सीक्वल, यू हैव मल्टीपल अदर लाइब्रेरीज, इसको आप यूज़ करते थे। एंड फिर आप उसमें कुछ कोड लिखेंगे। लाइक जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा कि कितना साइज़ है, तो इसके लिए साइज़ के लिए भी आपके पास कोई ना कोई उसकी आर्गुमेंट होगी, कुछ कमांड होगी जो आप यूज़ करेंगे। बट एंड उसके बाद फिर आपको डेटा मिलेगा वापस फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते थे? आप फेच भी कर सकते हैं, आप अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट कुछ भी कर सकते थे। परफेक्ट। बट इस सब के लिए आपको किसी ना किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक CSV फाइल है, तो पांडास इज़ अ वेरी कॉमन क्वेरिंग लैंग्वेज ओवर हियर, क्वेरिंग फ्रेमवर्क ओवर हियर। तो बट वॉट अबाउट पीपल हु डो नॉट नो दिस, या फिर जिनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है? बिकॉज इवन इफ कमांड बहुत छोटी सी, जैसे कि अगर उसका मुझे साइज़ पता करना है तो मुझे सिर्फ डॉट शेप कर यूज़ करना होता है एंड आई वुड हैव गॉटन दोज डिटेल्स। बट क्या मुझे उतनी ज़रूरत है? क्या मैं सिंपल एक क्वेरी को अवॉइड कर सकता हूँ एंड यूज़ एन AI एजेंट जो मुझे ये सारी चीज़ें खुद से परफॉर्म करके दे? अब एजेंट AI को हम यहाँ पे यूज़ करके वी जस्ट गिव इट अ कमांड इन NLP और द नेचुरल लैंग्वेज। एंड बीच में लेट्स, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि बीच में कोई एक एजेंट है। वो एक, उस एजेंट का काम ही है कि वो आपकी डिमांड्स को समझे एंड वो कोड खुद से लिखे, वो रिज़ल्ट भी फेच करे एंड आपको वापस सिंपल प्लेन इंग्लिश में उसको डिस्प्ले कर दे। अब इससे आपको बॉदर नहीं करना है कि बीच में क्या कोड की रिक्वायरमेंट थी, उसमें क्या क्या फंक्शंस थे, किस तरह के जॉइंट्स थे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। यू जस्ट नीड टू explain it to the agent what information you want or what changes you want to make, and वो आपको उन changes को करके देगा। तो आज के लिए हम क्या वर्कफ्लो का यूज़ करने वाले हैं? इट विल बी वेरी सिंपल। फर्स्टली हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे एंड अपनी सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं? बिकॉज यू माइट ऑलरेडी हैव पाइथन ऑन योर सिस्टम, या फिर हो सकता है पहली बार इंस्टॉल करो, डज नॉट मैटर। बट हम यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को भी इंस्टॉल करने वाले हैं एंड इट इज़ ऑफन एडवाइस कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएं। बेसिकली इस इन्वायरमेंट के अंदर आप अपनी जो भी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे वो ग्लोबल कन्फिग्रेशन के साथ टैम्पर नहीं करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दे कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप
अभी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर इन जनरल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो पाइथन के किसी एक वर्जन पर है, बट लेट से आप एक दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो पाइथन के किसी और वर्जन पर, सो यू डोंट हैव टू कॉन्टिन्यूसली कीप डिलीटिंग एंड अपडेटिंग और चेंजिंग द वर्जन ऑफ पाइथन. आप एक अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ही काम करेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपके वर्जन्स क्या हैं या फिर आपकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनके वर्जन्स क्या हैं, कि उसके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, जो कि बहुत कॉमन होता है व्हेन यू वर्किंग विद पाइथन. सो हम सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे. उसकी कमांड्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं कि basically my env would be the name and बाकी जो the rest is the command to create the virtual environment. उसके अलावा उसे एक्टिवेट करते हैं फिर एक बार once it has been created. तो मैक और विंडोज़ के लिए दो अलग कमांड्स हैं. You can go for either of them depending on your systems. So once we have this, अब हम एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हैं. व्हेन आई से प्रोडक्शन लेवल इट डज नॉट मीन कि हम यहाँ पे हज़ारों यूज़र्स को केटर कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू फॉलो सम गुड प्रैक्टिसेस जो कि एक्चुअली आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएंगी, या फिर व्हेन यू आर वर्किंग इन ए कंपनीज तो आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ों को देखने को मिलेगा. सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई वांटेड टू डू हियर वाज टू सेट अप लॉगर. अब when you're working with multiple when you have multiple directories, when you have multiple services, when you have large amount of users, तो logger की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है. बिकॉज यू ऑफन डू नॉट नो हाउ योर सिस्टम इज़ वर्किंग. इतना बड़ा सिस्टम है, कौन सी कॉल एग्जैक्टली कहाँ हो रही है, एंड वो एग्जैक्ट रीज़न से फेल हो रही है. इट्स नॉट ऑलवेज कि आप उसे एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर पाएँ. तो कस्टमर आपको सिर्फ ये बता दे कि मुझे ये इशू आ रहा है, लेट्स उसे लॉगिन पे 503 मिला फॉर सम रीज़न, या फिर उसे 401 मिला फॉर कुछ भी, इस तरह कुछ भी HTTP कोड उसे देखने को मिला है. वो क्यों मिल रहा है, उसका क्या रीज़न है. हो सकता है आप लॉगिन करें आपको वो ना मिले. सो क्या हुआ था इस वक्त जब कस्टमर लॉगिन कर रहा था या फिर किसी सर्विस का एक्सेस कर रहा था. ऐसी जगहों पर हम लॉग्स को यूज़ करके, हम कस्टमर की आईडी को ट्रेस करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी एंड इस पर्टिकुलर कस्टमर को क्यों आ रही थी. क्या कोई एक पर्टिकुलर सर्विस है जिसका एक्सेस नहीं है कस्टमर के पास, या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम है. तो हम ऐसे लॉग्स को जनरली हम किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस पे स्टोर कर लेते हैं एंड उनको ट्रैक करके वी कैन ईजिली फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है एंड हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे. Okay, so once this is done, although this is optional, but I would recommend कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सी कि लॉगर को हमने कैसे सेटअप करा है एंड उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं. ओके, उसके आफ्टर यू डन दिस यू कैन लोड योर डेटा सेट. अब डेटा सेट मैंने यहाँ पे टाइटैनिक डेटा सेट लिया है जो कि मैंने कैगल से डाउनलोड किया था. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द डेटा सेट, इफ डज नॉट रियली मैटर. सो वंस यू हैव योर डेटा सेट रेडी, उसके बाद हम एक LLM और एक एजेंट को भी सेटअप करेंगे. अब LLM हम यहाँ पे जेमिनाई ही यूज़ करेंगे सो दैट इट्स ईजियर फॉर एवरीवन टू फॉलो. एंड एजेंट हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे ये आपको पता चलेगा. सो पांडास के लिए एक स्पेसिफिक एजेंट आता है विच मेक्स इट वेरी इजी टू क्वेरी जब आपको पांडास को रिप्लेस करने का आप ट्राई कर रहे हैं. एंड after all of this is set up, we will be using Streamlit to query the agent. Basically हम एक user interface बनाएंगे जिसको हम Streamlit के थ्रू बनाएंगे so that it gets easier for you to also see कि हम इसको कैसे देख सकते हैं. Also हम Streamlit के थ्रू इसको deploy भी कर सकते हैं so that अगर आपको front end development या back end development में भी इतना नहीं घुसना है, you only want to make your agents and deploy them, so आप Streamlit को यूज़ करके वो easily कर पाएंगे. यहाँ पे हम स्ट्रीमलेट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने का भी देखेंगे. सो अगर आपने नॉर्मल इससे पहले स्ट्रीमलेट डेमोज देखे होंगे तो स्ट्रीमलेट का ऑल्दो इट्स वेरी गुड फॉर डेमो बट उसका यूज़र इंटरफेस इतना अपीलिंग नहीं है. इट इज़ मेजरली यूज फॉर डेमो पर्पसेस. बट जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे एक बैकग्राउंड था, कुछ लेटर्स पे कुछ CSS भी दिख रही थी आपको. वो इसलिए थी बिकॉज हमने यहाँ पे कस्टम CSS को इंजेक्ट किया था. सो उसको भी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं. एंड अगर आप CSS आती है आपको देन यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट. एक्चुअली आप जितनी मर्जी वहाँ पे CSS लिखिए, जितना मर्जी से सुंदर बनाइए, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट एज गुड एज अ प्रॉपर वेबसाइट, यू नो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिपेंडेंसीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. आई विल डाइव स्ट्रेट इनटू द कोड.
एंड लेट्स ओके। सो सबसे पहले हम अब यहाँ पे, मैं इसे बंद कर देता हूँ पहले। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एज सेड कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। नाउ आई ऑलरेडी हैव द वर्चुअल इन्वायरमेंट विद मी, बट उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। वैसे वी हैव पाइथन 3 पाइथन 3 माइनस mvenv and my env. So this is what you will be needing. So आपने जैसे ही अपना कोड एडिटर खोल लिया है, प्लीज़ मूव इनटू योर डायरेक्टरी। जैसे कि यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी का नाम पांडास एजेंट था, तो मैं उसके अंदर हूँ एंड आई हैव एड दिस कमांड, तो इससे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। नाउ टू एक्टिवेट इट, मैं पहले आपको डीएक्टिवेट कर दे के दिखा देता हूँ। नाउ टू एक्टिवेट इट, व्हाट कमांड वी विल बी यूजिंग इज, अगर आप मैक पे हैं सो सोर्स फिर आपके ई एन वी का नाम, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, सो दैट इज डॉट वी ई एन वी इन माई केस, देन यू हैव बिन एंड यू हैव एक्टिवेट। सो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपको यहाँ पे एक डॉट वी ई एन वी दिख जाएगा, विच बेसिकली वुड इंडिकेट कि आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर दिया है। अब आपको डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है। सो ऑल्दो आप इसे एक यहीं से कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से वी नीड पिप इंस्टॉल वी, लेट्स से वी नीड पांडास। सो आप या तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर द बेटर प्रैक्टिस इज़ टू हैव रिक्वायरमेंट्स फाइल। तो यहाँ पे ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करी हैं। हमने स्ट्रीमलेट यूज़ किया है फॉर डेमो पांडास, क्योंकि एक्चुअली हमें पांडास की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको वो चीज़ को लैब पर दिखाऊंगा, बट यू कैन इंस्टॉल इट। प्लॉटली हमने ग्राफ्स के लिए यूज़ करा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। दीज आर सम लाइब्रेरीज रिलेटेड टू लैंगचेन, गूगल जनरेटिव एआई। ये सब कुछ ज़रूरी है बिकॉज आप जेन एआई को यहाँ पे यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। देन वी हैव python.env। अब python.env क्या होता है, तो बेसिकली आपको याद होगा पिछले डेमो में हमने कुछ एक सीक्रेट ऐड किया था अपने कोलैब नोटबुक में। वो सीक्रेट इसलिए उसे सीक्रेट इसलिए बेसिकली हम कहते थे बिकॉज हम उस एपीआई की को एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो हम एक अलग से फोल्डर में ऐड कर देते थे और वहाँ से रीड करते थे। सो नाउ व्हेन यू वर्किंग इन लोकल अपने लोकल सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, तब आप .env फाइल्स को यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो उसके लिए ये पाइथन की ये लाइब्रेरी है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन यू हैव सम अदर लाइब्रेरीज जो कि हम डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो वंस यू हैव दिस लाइब्रेरी, आई गिव यू द लिंक टू द गिटहब, तो आप इस फाइल को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव दिस फाइल, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज पाइथन माइनस pip install minus r, your file name which is requirements .txt, and you just hit enter। and because मैंने already सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ इस environment में, तो ये requirement satisfied दिखा रहा है, otherwise it will install everything for you। सो जनरली आप इट इज़ बेटर कि जब भी आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप एक रिक्वायरमेंट्स फाइल शुरू में ही बना लीजिए, एंड उसमें आप अपनी सारी डिपेंडेंसीज जो जो डाल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दीजिए। इट विल बी ईजियर, ताकि अगर कल को आप इस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर रहे हैं तो बाकियों को आसान होगा इसे इंस्टॉल करने में, या इवन जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं स्ट्रीमलेट पे, तब इट विल दिस फाइल वुड बी रिक्वायर्ड सो दैट स्ट्रीमलेट को भी पता हो कि उसे क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। ओके, सो उसके अलावा आई हैव माई टाइटैनिक डेटाबेस डेटा सेट ओवर हियर। तो इससे डाउनलोड करने के लिए आई हैव माई टाइटैनिक, सो हाँ ओके, इसके अलावा आई हैव माई टाइटैनिक डेटा सेट ओवर हियर। सो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने कैगल पर जा सकते हैं आप। ओके, कैगल टाइटैनिक डेटा सेट, एंड आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट मशीन लर्निंग, सो आई वुड ऑल्सो आस्क यू गाइस कि आप इसे प्लीज़ सॉल्व भी कीजिए, काफ़ी अच्छा डेटा सेट है। तो
यहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज़ बेसिकली आस्किंग यू टू मेक मॉडल टू शो कि कितने लोग, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली सर्वाइव द टाइटैनिक ट्रेजेडी. तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो व्यू अदर्स सबमिशंस यहाँ पे कोड पे जाके. तो अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो भी यू कैन गो थ्रू अदर्स नोटबुक्स एंड गेट फेमिलियर विद हाउ टू राइट कोड. ओके, सो आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड दिस, सो हमारे पास ये भी हो गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, या गेट इग्नोर. So, yeah, so you will be, after you've completed this project, it would be great अगर आप इसको push कर पाएँ, especially if you want to deploy it. तो फिर आपको इसे GitHub पे push करना होगा. So, GitHub पे push करने के लिए make sure, if you are pushing to GitHub, make sure कि आप gitignore फाइल को पहले ही बना लेते हैं. एंड ये इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो कि आपको पुश नहीं करनी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरी ENV फाइल है या फिर इन्वायरमेंट फाइल है, वहाँ पे मेरे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि लीक हो. अगर मैं गिटहब पे पुश कर दूँ तो इट विल बी पब्लिकली अवेलेबल एंड कोई भी उसको जाके यूज़ कर सकता है, राइट. सिमिलरली, अब .venv फाइल है, ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक सीक्रेट, बट बिकॉज ये काफ़ी हैवी फाइल होती है तो .venv, या फिर अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो नोड मॉड्यूल्स, इस तरह की कुछ फाइल्स हैं जो या फिर जैसे पाई कैश है, ये सब कुछ मैं पुश नहीं करना चाहता हूँ. दिस इज़ नॉट रियली नीडेड. बिकॉज अगर कल को कोई और मेरे प्रोजेक्ट को क्लोन करते तो उसको भी ये सब कुछ क्लोन करना पड़ेगा एंड विल बिकम वेरी हैवी फॉर देयर सिस्टम एज वेल. सो आप यही गेट इग्नोर को कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी यू कैन जस्ट सर्च फॉर गेट इग्नोर जनरेटर. एंड आप, मैं नॉर्मली ये वाली वेबसाइट यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आप लैंग्वेज लिख दीजिए, जैसे कि लेट से अगर आपको सी के लिए बनाना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड आप इसको कॉपी कर सकते हैं. तो जो नॉर्मली यूज्ड फाइल्स या फाइल फॉर्मेट्स हैं वो इसमें ऑलरेडी होते हैं. सो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे मुझे ENV को पुश नहीं करना है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ENV नाम का कुछ है. हाँ, तो इसने .env, .venv, env स्लैश, मतलब इस तरह की फाइल्स इसने ऑलरेडी अपने अंदर बनाई हुई हैं, सो दैट कि मैं गलती से भी इसको पुश ना कर दूँ. अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक फ़ाइल है तो आप भी उसको डाल सकते हैं. लेट से कि मैं ऐप लॉग को नहीं डालना चाहता हूँ, app.log, तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूँ एंड वो उसको इग्नोर कर देगा जब भी मैं उसे पुश करूँगा. या फिर अगर आपको ये पूरी फाइल नहीं बनानी है तो आप जस्ट उतनी फाइल जितनी आपको कॉपी करनी है, आप सिर्फ उतनों का नाम दे सकते हैं एंड वो उन्हें इग्नोर कर देगा जब भी आप पुश करेंगे. ऑलराइट, सो .env मैं आज नहीं खोलूँगा बिकॉज मैं पिछली वीडियो में भी अपनी की एक्सपोज कर चुका हूँ. ऑल्दो इट्स क्वाइट सिंपल, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया एंड हमने सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर ली हैं. अब सेकंड स्टेप वॉज टू इस्टेब्लिश लॉगर. अब लॉगर यू माइट नॉट नीड इट, बट मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे सेटअप करते हैं. सो मैंने इसके लिए एक अलग फाइल बनाई है यहाँ पे, विच इज़ लॉगर हेल्पर. आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, डज नॉट रियली मैटर. तो यहाँ पर हमने बस एक सिंपल फंक्शन बनाया जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने ये इसलिए करा है कि अब इसको आप main.py में भी कर सकते हैं, बट मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं किया बिकॉज इट गेट्स क्लटर्ड एंड आपको थोड़ा अपनी कोड बेस को जितना हो सके क्लीन रखना चाहिए, मॉडलर रखना चाहिए, सो दैट इट ऑल्सो गेट्स ईजियर टू डीबग. तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है लॉगिंग नाम से, हमने उसी को यूज़ करा एंड हमने उसके कुछ कॉन्फ़िग सेट करी है. जैसे कि हमने फाइल नेम डाला है जहाँ पे बेसिकली app.log की एक फ़ाइल है जिसमें सब कुछ हम अपेंड कर रहे हैं. आप इस अगेन ये फाइल आपको दिखा देता हूँ. इसका भी आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर मच. उसके अलावा फाइल मोड ए का यहाँ पे बेसिक मतलब इतना होता है कि जो भी आप फाइल है जिसमें आप राइट कर रहे हैं, डू नॉट ओवर राइट इट. आप उसकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में अपने लॉग्स को अपेंड करते हैं, विच इज़ द जनरल प्रैक्टिस. लॉग्स को तब तक डिलीट मत कीजिए जब तक आप यू नॉट रनिंग आउट ऑफ स्पेस.
तो उसमें भी ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2-3 मंथ्स ऑफ लॉग्स मिनिमम, ताकि आप पीछे जाके अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स देख पाएँ या फिर अपने सिस्टम का बिहेवियर चेक कर पाएँ। उसके अलावा फॉर्मेट है यहाँ पे बेसिकली कि मैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ। एंड लेवल इज़ लॉगिन डॉट इन्फो। सो लॉगिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, विल शो यू। सो ये कुछ कुछ लेवल्स होते हैं। सो अब आप कितने लॉग्स को एक्चुअली सेव करना चाहते हैं। सो नॉट एवरी लॉग नीड्स टू बी सेव्ड एंड नॉट एवरी log needs to be saved in every environment. So when you're working in production based environment, so you might have some internal testing environments, you'll have a production environment. So ऐसे केसेस में आप कौन से लॉग को कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, so that is really important, because अब आप हर तरह के इंफॉर्मेशन लॉग्स को भी प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते ना, यूज़र का ब्राउज़र भी बहुत हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए आप लॉगिंग का लेवल भी सेट कर सकते हैं। एंड उससे आप एंड लॉगिंग लेवल से आपको ये पता चल जाता है कि ये किस तरह का लॉग है, कि या ये एक इन्फॉर्मेशन लॉग है, कि इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट कि लेट्स से जैसे मैंने लॉगर को सेटअप करा तो मैंने लॉगर डॉट इन्फो ये सेटअप हो गया, तो दिस डज नॉट रियली मेक, मुझे बहुत इसेंशियल नहीं है ये। तो अगर ये लेट्स से प्रोडक्शन में नहीं भी आया, देन इवन देन इट्स फाइन। बट लेट्स से कोई क्रिटिकल एरर है, लाइक वन ऑफ माई सर्विस इज डाउन एंड वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, देन आई नीड इट। तो हम यहाँ पे हमने लॉगिंग लेवल इन्फो पे सेट कर दिया कि इन्फो एंड अबव जो भी लेवल्स हैं, दैट इज़ इन्फो, वार्निंग, एरर एंड क्रिटिकल, ये सब कुछ अब प्रिंट होगा। तो जो भी हमारे एरर्स आएंगे वो सब हमें ऐप डॉट लॉग फाइल में दिख जाएंगे। ऑलराइट, सो वी हैव आवर लॉगर एज वेल। लॉगर करने के बाद अब हमने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया। डेटा सेट प्लीज़ डाउनलोड करके अपने एडिटर में डाल दीजिएगा। हमने इसे रूट लेवल पे ही रखा है। एंड यहाँ पे इसका भी हमने एक फ़ंक्शन बनाया। मैंने ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पे फ़ंक्शन बनाया हुआ है, एंड ऐसा इसलिए किया था सो दैट इट गेट्स ईजियर कि हम एक एक फ़ंक्शन को आराम से देखें। अगर मैं यहीं पे सब कुछ डाल दूँगा तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो हम डेटा लोडर डॉट पी वाई पे जाएंगे, जहाँ पे हमने बेसिक इस फंक्शन को बनाया। सो यहाँ पे हमने पांडास को इंपोर्ट किया कि उस पांडास को पढ़ के उस लाइब्रेरी को सॉरी उस डेटा सेट को पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लॉगर, वी हैव सम एरर्स ओवर हेयर, क्योंकि हम जब कुछ भी रीड करते हैं या इवन राइट करते हैं तो उसमें एरर्स आ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया कि अगर कुछ एरर आता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड हमने यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया। अब ऑल्दो स्ट्रीमलेट को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट क्यों करा और ये st.cache का क्या मतलब है, इस पर हम थोड़े टाइम पे आएंगे। अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगा ये क्यों यहाँ पे ऐड किया गया था एंड क्या इससे पहले बिहेवियर था। ओके, सो इसके बाद हमने कुछ थोड़ा सा बड़ा सा एक फंक्शन लिखा है, लोड CSV डेटा। बेसिकली ये एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक है, नथिंग बिगर देन दैट। यहाँ पे वो डेटा फ्रेम को रीड करने का ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे लॉगर को भी सेटअप कर दिया। उसके बाद वी हैव आवर ट्राई ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बेसिकली अब हम बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज़ को देख रहे हैं कि अगर हम उस डेटा सेट को रीड कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हो सकता है फाइल पाथ ही गलत हो। अब यहाँ पे तो मैंने एक स्टैटिक पाथ दिया है और वो सेम ही रहेगा हमेशा के लिए, तो ये नहीं आएगा। बट हो सकता है लेट से आप अपना किसी क्लाउड सर्विस पे होस्ट कर रहे हैं, वहाँ सबको एक यूआरएल मिल रहा है। अब वो यूआरएल हमेशा वैलिड नहीं रह सकता, राइट, वो चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का एक हमने इफ स्टेटमेंट डाली हुई है। उसके बाद अगर एक बार चलो फाइल हमने रीड कर ली है, उसके अलावा भी हम उसकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे लॉगर के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं, जस्ट टू सी कि उसमें क्या क्या है। एंड बट मेजर फंक्शन जो पांडास में होता है टू रीड एनी डेटा फ्रेम, बस वो इतना सा होता है। तो उसके अलावा अगर आप ये ट्राई, एक्सेप्ट, कैच जो जो भी है, इसको अगर आप स्किप करना भी चाहते हैं दैट्स टोटली फाइन। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन डाली हैं कि अगर ये है तो हमें क्या करना होगा, कि फ़ाइल नॉट फाउंड है, अगर डेटा नहीं है, उसमें पास करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई ऐसी एक्सेप्शन जो हम अभी यहाँ पे मिस कर रहे हैं
तो उसके लिए ये एक्सेप्शन यहाँ पर हैं और एंड हम यहाँ से फिर क्विट कर देंगे। तो ठीक है, ये भी हो गया। मेजरली आपको यहाँ पे सिर्फ इतना फंक्शन चाहिए। अगर आप इस चीज़ को भी अपनी मेन डॉट पी वाई फाइल में लिख देंगे एंड ये पूरी फाइल स्किप भी कर देंगे, इट ऑनेस्टली वुड नॉट रियली मैटर। हमारे जो ट्यूटोरियल है उसके लिए तो इट्स दिस शुड बी मोर देन इनफ कि पांड पी डी डॉट, सो आई जस्ट शो यू यहीं पर इक्वल टू, सो बस अगर आप इतना भी लिख देंगे दिस इज़ मोर देन इनफ। बट एनीवे, ओके, सो अब हमारे पास हमारा डेटा फ्रेम भी है। अब नेक्स्ट स्टेप वॉज टू इनिशियलाइज दी एल एल एम। तो हमने यहाँ पे एल एल एम कॉन्फिग नाम की भी एक फ़ाइल बनाई है। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी सब ऊपर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब बस हमने यहाँ पे गूगल जेन एआई की एक लाइब्रेरी को डाला हुआ है। सो इसके अलावा अब होता क्या है, अच्छा यहाँ पे भी ये कैश क्यों है इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। अब यहाँ पे हम पहली एक चीज़ यूज़ करें, दैट इज़ द लोड डॉट ई एन वी। यहाँ पे हम डॉट ई एन वी इसलिए यूज़ करें बिकॉज हमें ए पी आई की को यूज़ करना था। तो अब यहाँ पे हमने एक ट्राई कैच ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को रखा हुआ है, जिसमें हम बस उस मॉडल को सेटअप करने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें हम पहले ए पी आई की को रीड करने का ट्राई करें, एक बार वो हो गई है उसके बाद हमारे पास एल एल एम इनिशलाइजेशन हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर उसके अलावा यहाँ पे फिर अगेन हम कुछ एक्सेप्शंस रेज कर रहे हैं बेस्ड ऑन की उस पर कुछ की मिसिंग है, कुछ और एक्सेप्शन है, मॉडल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी है। तो यहाँ पे द मेन learning from this file is this part, the load.env. load.env बेसिकली क्या करता है, आपको इस .env का एक्सेस दे देता है। अब उस .env में कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास तो गूगल API की ही है, बट यहाँ पे और बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें जब भी रीड करना होता है हम os.getEnv करते हैं एंड उसके अंदर अपना की का नाम दे देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गूगल API की है जिसके पास कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है, तो ये पूरी चीज़ उस वैल्यू में ट्रांसलेट हो जाएगी जो भी गूगल API की के कोरिस्पॉन्डिंग मेरी .env फाइल में होगी। एंड फिर उसके बाद आपने आगे उसको जहाँ भी यूज़ करना है उसे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना सीक्रेट रख सकते हैं एंड वो एक्सपोज नहीं होगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू हियर। अच्छा, अब LLM भी हो गया, अब हमारे पास एजेंट है। तो अब एजेंट config.py वो भी एक सिंपल फाइल ही है। हाँ, यहाँ पे एक बस जो नई लाइब्रेरी है, या हाँ सो एक नई लाइब्रेरी है दैट इज़ लैंगचन एक्सपेरिमेंटल डॉट एजेंट्स। इसके अंदर कई सारे एजेंट्स हैं जिनमें से हम एक क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम एजेंट को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इस फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने बस एक सिंपल LLM एजेंट को इनिशियलाइज करें, उसके लिए एक फंक्शन है LLM और DF आर्ग्यूमेंट्स पास करिए। तो इस एजेंट को मेजरली दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो LLM होना चाहिए इसके पास बिकॉज उसको एक ब्रेन चाहिए टू थिंक कि काम करना किस पे एंड काम करना किस पे, तो उसके लिए हमें एक डेटा फ्रेम या डेटाबेस भी चाहिए। तो ये सब कुछ हमने दे दिया है। उसके अलावा वर्बोस को हमने यहाँ पे फॉल्स किया है, उसको आप ट्रू कर सकते हैं। तो वर्बोस से आपको उसकी पूरी वर्किंग के बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा अलाउ डेंजरस कोड करके एक चीज़ है जिसको मैंने ट्रू किया, जो आपको थोड़ी सी शायद अजीब भी लगेगी कि अगर डेंजरस कोड है तो उसको हम ट्रू क्यों कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा कोड है जो हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे कि अब एजेंट भी इन दी एंड लिखता तो कोड ही हो, पांडास को कोड ही लिखेगा, वो df.shape करके ही आपको आउटपुट देगा कि कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, बट वो हमें नहीं दिखता, वो सिर्फ एजेंट को पता होता है उसने कैसे उस आउटपुट को कैलकुलेट करा। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये डेंजरस कोड की कैटेगरी में ही आता है। एंड क्यों आता है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका एजेंट जब वो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है तब वो आपके डेटाबेस के साथ कुछ को ऑल्टर कर दे उससे, या फिर कुछ ऐसा कोड यूज़ करे जो आप नहीं चाहते थे। हो सकता है आपका कोई रिकॉर्ड ही डिलीट कर दे, या फिर उसमें कुछ नल वैल्यूज़ इंजेक्ट कर दे, या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज़ डाल दे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी।
बिकॉज हम सिर्फ आउटपुट के साथ डील कर रहे हैं, सो वी डोंट नो कि क्या वो एजेंट सब कुछ सही कर रहा है। हमने आउटपुट देखा 800 रोज या फिर जितनी भी उस टाइम पे देखी थी, बट आर वी श्योर कि वो 800 ही थी और एजेंट ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा? सो इसके लिए एक जनरल प्रैक्टिस है कि या तो आप इसमें प्रॉम्प्ट के थ्रू ही उसको फिक्स इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि ये चेंजेस तो उसने करने ही नहीं है, या फिर इसे सैंड बॉक्सिंग कहते हैं कि हम एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट या फिर एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें सच दैट कि एजेंट डेटाबेस में चेंज ना कर पाए। तो यहाँ पे कमेंट में भी लिखा है कि ये नेसेसरी है कि ताकि एजेंट काम कर पाए, बट यू शुड ऑलवेज इम्प्लीमेंट एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स अराउंड इट। तो इन सिक्योरिटी लेयर्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से बात करेंगे व्हेन वी आर बिल्डिंग द नेक्स्ट एजेंट, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट एज ट्रू बिकॉज वी वांट द एजेंट टू वर्क राइट। एंड यहाँ पे और बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स आती है। यहाँ पे आ, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है रिटर्न इंटरमीडिएट स्टेप्स। इसको ट्रू इसलिए किया है सो दैट आई कैन ऑल्सो शो यू कि उसने क्या कोड यूज़ करा है, एंड फिर हम उस कोड को रन करके भी देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली काम करता है। अब यहाँ पे इसके आगे मैंने क्या क्या किया। अब हम स्ट्रीमलेट को यूज़ कर रहे हैं एंड उसको यूज़ करके हमने कुछ कॉन्फ़िग भी किया है कि टाइटल क्या होना चाहिए, पेज आइकन क्या होना चाहिए। दैट्स ऑल फाइन, वी कैन स्किप दिस फॉर नाउ। ft.markdown इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट अर्लियर। सो अगर आप मार्कडाउन को यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पे आप नॉर्मल CSS को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशन दिख रही है, डांसिंग लेटर्स दिख रहे हैं, की फ्रेम्स अगेन एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। सो अगर आपको CSS नहीं आती है दैट्स टोटली फाइन, आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज आई रिसेंटली फाउंड आउट अबाउट इट थ्रू वन ऑफ माई कॉलेज जूनियर्स, थैंक्स यतिन। तो मुझे नहीं पता था हम CSS को इस तरह इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रीमलेट में एक्चुअली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो उसने बताया एंड आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। उसके अलावा यहाँ पे दो फंक्शंस हैं जो कि सो जो नॉर्मल हमारा पांडास एजेंट है जो हमें लैंगचेन प्रोवाइड करता है, सो वो क्वेरी करने में काफ़ी अच्छा है। वो आपको डेटा फ्रेम के अक्रॉस क्वेरी करके बताएगा कि आपने जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिलेगा। बट इवन मल्टीपल डेटा फ्रेम्स अक्रॉस वो क्वेरी कर सकता है। बट लेट से आप उसे बोलिए कि आपको एक ग्राफ बनाना जैसे कि हम मैटप्लॉटलिब यूज़ करके बनाते हैं, एट दैट प्लेस वहाँ पे वो शायद वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे ही केस में हम एजेंट को कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ टूल, बट हाँ आप उसे कह सकते हैं हमने उसे एक एडिशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि जहाँ पे ग्राफ बनाने की पॉसिबिलिटी है हम वहाँ पे ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने मैटप्लॉटलिब का भी यूज़ करा है, हमने प्लॉटली का भी यूज़ करा है। हम बेसिकली जब एजेंट काम करते हैं तो उस वो में कुछ कोड भी रिटर्न करते हैं, तो हम यहाँ से उस कोड को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड वंस वी हैव दैट कोड तो हम उसके थ्रू हमने यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ उसमें बनाए हुए कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन में इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं तो फिर हम इस तरह तो हम किस तरह का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो अगेन आप इस पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं, अगेन इट्स रियली नॉट नीडेड। तो हम इसका एक बहुत सिंपल वर्जन अभी बना के देखेंगे। बेसिकली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉम्प्ट को ले रहे हैं, हम उससे ft.chart इनपुट हमने ले लिया कि आप जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं बेसिकली। अगर प्रॉम्प्ट है तो हम यहाँ पे अगेन कुछ कुछ मार्कडाउन ऐड कर रहे हैं, अगेन नॉट रियली नीडेड। आपको करना क्या, सिंपली आपको बस agent.invoke यहाँ से आपने इनपुट में प्रॉम्प्ट डाल दिए एंड आपको उसका रिस्पॉन्स निकालना है वहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं ये सब CSS को सपोर्ट करने के लिए डाले थे मैंने, या फिर हमने कुछ एडिशनल लॉगिंग के लिए डाली थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि वो कितना एडिशनल टाइम ले रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसलिए लिया ताकि मुझे ये भी पता चले कि मेरा एजेंट कितना टाइम ले रहा है पर क्वेरी। मैं उसमें अपने कुछ कुछ लॉग्स डाले हैं कि एजेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया है। पहले 100 कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कर रहा हूँ सो दैट मैं देख पाऊँ कि क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब
ये सब चीज़ हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इट्स रियली नॉट नीडेड। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल डेमो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ओके, सो अब हमने एक बार यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इफ़ प्रॉम्प्ट, मुझे रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ रहा है उसके ऑटो सजेशंस, तो अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमने रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एजेंट डॉट इन्वोक, हमने यहाँ पे एजेंट डॉट इन्वोक कर दिया है, और एफ टी डॉट राइट रिस्पॉन्स भी कर दिया है। ओके, सॉरी, उससे पहले आप ये पूरा पार्ट, पूरी सी एस एस भी कमेंट आउट कर सकते हैं। लेट्स सेव इट वंस एंड लेट्स गो टू द डेमो। ओह सॉरी, आई डिड नॉट स्टार्ट इट। अच्छा, तो अगर आप इसको, अब इसको नॉर्मल पाइथन नोटबुक की तरह स्टार्ट नहीं करवाएंगे, सो लेट्स अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये एरर देगा। सो यहाँ पे उसने खुद ही दे दी कि रन इट द फॉलोइंग कमांड, तो हम इसी को यहाँ से बस कॉपी करेंगे एंड वी विल जस्ट पेस्ट इट। तो स्ट्रीमलेट लोकल होस्ट 8501 पे चलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले वाला कुछ इस तरह का था एंड अब वाला कुछ इस तरह का है। तो दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रीमलेट इंटरफेस। तो हाउ मैनी पीपल सर्वाइव्ड, तो अब मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा है एंड आउटपुट इज 342। अब हमने इसको कुछ भी फॉर्मेट नहीं किया, इसका जो आउटपुट आया था हमने एज इट इज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, इसीलिए इतना अजीब दिख रहा है अभी के लिए। बट आई गेस दैट्स इट। सो अब मैं इसको फटाफट कमेंट आउट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट द एक्चुअल डेमो विद ऑल द टूल्स एंड CSS would look like. Okay, we don't really need this. Okay, so we got this, and okay, so what is the average age of passengers? Let's say हम इसको यहाँ पे पूछते हैं इससे। तो एवरेज एज ऑफ पैसेंजर्स इज़ 29.7 ईयर्स। अब मैंने उसके लिए कोलाब नोटबुक भी बनाई थी जस्ट टू शो यू कि क्या हो रहा है। एंड how many people survived? 342. We were right on that. Average age of passengers is 29.69, तो यहाँ स्पेस ने 29.7 रिटर्न किया, परफेक्ट। इसके अलावा लेट्स सी, कैन वी हैव समथिंग, लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस। तो अब हम उससे एक पर क्लास कितने पैसेंजर्स ने सर्वाइव किए वो प्लॉट करवाने का ट्राई कर रहे हैं। इट माइट फेल बिकॉज इट द टूल इज़ नॉट परफेक्ट एट द मोमेंट, बट ओके इट डिड। तो सही, वी हैव अ सर्वाइवल रेट per class. Okay, great. And let's have it. Let's ask one more question. It should be. Let's see if it can plot it. Yeah. So ये बहुत बार इस तरह फेल भी करता है. That is what I was talking about. But it's fine, I guess. हमने एक जो हमारा विजुअलाइजेशन टूल है, we just need to upgrade this, and after this we will be all set to display all sorts of graphs. Apart from that you can also see कि यहाँ पे इसने intermediate steps के कारण काफ़ी कुछ हमें दे दिया है। So you can also see कि यहाँ पे उसने, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये उसका एक्चुअल कोड है फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ। ऑलराइट, and we can also see one more thing, the logs. So user query create a bar chart showing survival of passengers, ये हमने ही किया था।
उसने एजेंट को स्टार्ट किया, एजेंट ने कंप्लीट किया 11.13 सेकेंड्स में, एंड पूरा इंटरेक्शन कंप्लीट हुआ 11.21 जब तक मुझे रिस्पॉन्स दिख गया था. एंड नाउ कमिंग बैक टू दी लास्ट थिंग, यहाँ पे इस ft.cash का क्या मतलब है. सो इनिशियली क्या होता था, जब मैंने यहाँ पे कैश नहीं किया था तो यहाँ पर ये डेटा सेट बार बार लोड होता था. जब भी मैं एजेंट को कुछ भी क्वेश्चन पूछा था, वो इस पूरे डेटा सेट को दोबारा लोड करता था, एंड तो उस एजेंट दोबारा लोड होता था, LLM दोबारा लोड होता था, एंड विच वॉज नॉट रियली नीडेड बिकॉज यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट. सो आई कैन इवन शो यू द लॉग्स, आई शुड हैव देम. सी, यहाँ पे भी डेटा सेट लोड हुआ है, एंड उसके अगली ही क्वेरी पे भी दोबारा डेटा सेट लोड हुआ है, एंड यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स. ये बिल्कुल मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम स्टैम्प में, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स का ही फ़र्क होगा. तो अब इस चीज़ को बार बार लोड करने के कारण अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिकॉज ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है. तो उसको एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे कैशिंग को इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज क्वाइट ईजी बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रीमलेट. तो अगर आप कहीं पे भी जाएं, जैसे कि यहाँ पे ft.cash रिसोर्स है, या फिर अगर आप डेटा पे जाएंगे तो वहाँ पे ft.cash डेटा है. TTLF टाइम टू लिव, तो ये मतलब अराउंड 1 घंटे तक दोबारा लोड नहीं होगा, वो कैश में रहेगा. सो विच काइंड ऑफ मेक्स इट ग्रेट फॉर मी, ताकि मुझे बार बार अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना पड़े, एंड मैं सीधा अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर पाऊँ. एंड नाउ द फाइनल थिंग, अगर आपको इसे डिप्लॉय करना है, सो दैट इज़ क्वाइट ईजी. आपको बस यहाँ पे डिप्लॉय पर जाना है, एंड यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज. फ्री डिप्लॉय करने के लिए हम डिप्लॉय नाउ पे जाएंगे. एंड ओके, सो आपको इसे गिटहब पे प्लीज़ इसे डाल देना. मेरा गिटहब ऑलरेडी इस पर लिंक्ड है, तो आपने यहाँ पे रिपोजिटरी लिंक, ब्रांच का नेम, फाइल का नेम जैसे यहाँ पे main.py है, एंड अगर आपको ऐप URL कुछ अपना कस्टमाइज़ करना है. नॉट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, बट आप अपना नाम चूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी ऑल्सो हैव इन्वायरमेंट वेरिएबल सीक्रेट, तो उसको भी हमें ऑफकोर्स यहाँ पे डालना होगा. तो उसको डालने के लिए आपको बस कुछ नहीं, अपना इन्वायरमेंट नेम या वेरिएबल नेम यहाँ पर लिखना है, अपना पाइथन वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर यू हैव अ रिक्वायरमेंट्स फाइल. वो ज़रूरी होगा, बिकॉज जब आप इसे डिप्लॉय करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स फाइल से ही रिक्वायरमेंट्स को रीड करता है, एंड फिर इनका खुद का भी एक environment होगा जहाँ पे कुछ रन हो रहा होगा. सो दैट्स रियली नीडेड. वंस यू हैव एवरीथिंग, यू जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय, कुछ मिनट लगेंगे एंड इट विल डिप्लॉय योर ऐप. सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, या फिर अगर आपको लगा हो इफ़ आई रश्ड इन समवेयर. So please like and subscribe and share comments with me. So let me know if you have any topic that you would like me to talk about. Thank you guys. See you next time.